ప్యారిస్ లో ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. पाएंगे कि भारत किस स्पीड और कितने बड़े स्केल पर काम कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट 35 गुना यानी 35 टाइम्स बढ़ गया है। और एक फैक्ट सुनिए, भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में 100 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 100 टाइम। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। इसी गति, इसी प्रगति का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। साथियों, आज भारत की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस की कहानी नहीं है, सिर्फ यहां अटक नहीं जाती है। ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की भी कहानी है। पिछले 12 साल में देश में 25 करोड़ लोग, यह आंकड़ा सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यानी एक ऐसी प्रगति जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। फ्रांस में जितने घर हैं, पूरे फ्रांस में टोटल जितने घर हैं, उससे भी अधिक पक्के घर बीते 12 वर्षों में हमने जरूरतमंदों के लिए बनाए हैं। अब हर परिवार के पास, गरीब से गरीब क्यों न हो, बैंक अकाउंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का अभियान बना है। साथियों, इन 12 वर्षों की उपलब्धियों में एक उपलब्धि ऐसी भी है जिसे किसी आंकड़ों से या अंकों से नहीं मापा जा सकता। वह है 140 करोड़ भारतीयों का आत्मविश्वास। आज का भारत और आज के भारत का युवा बहुत बड़े सपने देख रहा है। भारत का किसान नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की महिलाएं नए नेतृत्व का परिचय दे रही हैं। इसलिए ये सिर्फ अचीवमेंट्स के 12 साल नहीं है, ये भारत की एस्पिरेशंस को नई बुलंदी देने का कालखंड रहा है। साथियों, एक समय था जब दूर दराज के गांवों तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना वाकई बहुत मुश्किल भरा था। आज उन्हीं गांवों में
बिजली भी है, इंटरनेट भी है और डिजिटल सेवाओं की पूरी दुनिया भी है। आज एक क्लिक पर कभी भी कहीं भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध है। आज मोबाइल फोन भारत के नागरिकों को अनेक सुविधाओं से कनेक्ट कर रहा है। हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे डेयरी फार्मर्स, हमारी महिलाएं, हमारे स्टूडेंट्स सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सशक्त हो रहे हैं और अपने लिए नए अवसर बना रहे हैं। साथियों, आपने 125 करोड़ से अधिक आधार आईडीज के बारे में सुना है, लेकिन आज भारत सिर्फ पहचान को डिजिटल नहीं बना रहा। आज करीब 90 करोड़ भारतीयों की यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जा चुकी है, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित और एक्सेसिबल बन गए हैं। इससे हेल्थ केयर डिलीवरी और अधिक आसान और एफिशिएंट हो रही है। साथियों, इन उपलब्धियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें से अधिकांश चीजें कुछ वर्ष पहले तक कल्पना जैसी लगती थी। कौन सोच सकता था कि गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा? कौन सोच सकता था कि दूर सुदूर के गांव में भी क्यूआर कोड जीवन का हिस्सा बन जाएगा? गांव में कोई बहन ड्रोन से खेती करने में मदद करेगी, ये भी असंभव लगता था। लेकिन आज यह सब भारत के करोड़ों लोगों के जीवन का सामान्य हिस्सा बनता जा रहा है। और आपको गर्व होगा साथियों, यही नए भारत की पहचान है। जो कभी सपना था, वो आज सच्चाई है। जो कभी नामुमकिन लगता था, वो आज मुमकिन हुआ है। और ये करने के पीछे सबसे बड़ी ताकत क्या है? किसकी वजह से सब संभव हुआ है? ये मोदी के कारण नहीं, वो ताकत है भारत का लोकतंत्र, भारत की डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी में सबका साथ है, सबका विकास है। साथियों, आज से 50 या 100 साल बाद जब भारत के इस कालखंड की समीक्षा होगी, तो ये बात उभर कर सामने आएगी, इस कालखंड को भारत की एस्पिरेशंस ने ड्राइव किया। ये भारत के एस्पिरेशंस का नया युग है। जहां बिजली पहुंची है, वहां लोग सिर्फ बिजली नहीं चाहते, वे स्मार्ट लिविंग चाहते हैं।
जहां ट्रेन पहुंची है वहां लोग हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहते हैं। जहां हाईवे बने हैं वहां लोग वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे चाहते हैं। जहां इंटरनेट पहुंचा है वहां लोग एआई और डिजिटल इनोवेशन में नेतृत्व चाहते हैं। यानी आज भारत के लोग अपने जीवन को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और भारत को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना उनका मकसद है, उनका संकल्प है, उनके सपने हैं। और साथियों, यही एस्पिरेशंस आज भारत की विकास यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आपको भारत की स्पेस जर्नी का उदाहरण दूंगा। भारत ने चंद्रयान को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारा। दुनिया ने इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना, लेकिन भारत इसे अपनी मंजिल मानकर रुका नहीं। बहुत हो गया मोदी जी, अब चलेगा नहीं। आज देश गगनयान की तैयारी कर रहा है। आज भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे स्पेस स्टार्टअप्स ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में अपनी जगह बनाने के लिए पुरजोश काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत की यही एस्पिरेशन दिखाई देती है। सोलर पावर में भारत की उपलब्धियों की दुनिया भर में लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन भारत अगली छलांग की तैयारी कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन में बड़े निवेश हो रहे हैं। एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी पर तेजी से काम हो रहा है। आपने भारत के फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़ी प्रोग्रेस के बारे में भी जरूर सुना होगा। ये भारत के न्यूक्लियर एनर्जी लैंडस्केप में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे साइंटिस्टों ने किया है। साथियों, आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा है, नीस में भारत इनोवेट्स का एक आयोजन किया। ये इवेंट भारत के डीप टेक सामर्थ्य को दुनिया तक पहुंचाने का एक और माध्यम था। इसमें भारत के 120 डीप टेक स्टार्टअप्स उपस्थित थे। भारत इनोवेट्स में करीब 1400 B2B मीटिंग हुई है। कई स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स आगे बढ़ी। कॉमर्शियल ऑर्डर्स के लिए रास्ते खुले। फ्रेंच और यूरोपियन यूनिवर्सिटी तथा इंक्यूबेटर्स के साथ एंगेजमेंट बढ़ रही है। स्टूडेंट एक्सचेंजेस, ज्वाइंट रिसर्च
और इनोवेशन सपोर्ट के नए रास्ते बने हैं। इसलिए भारत इनोवेट्स सिर्फ एक समिट नहीं रहा, यह इनोवेशन डिप्लोमेसी का एक नया मॉडल बना है। और आज ही पेरिस में विवा टेक इवेंट के जरिए इस यात्रा को हमने और आगे बढ़ाया। नीस में हमने आइडियाज को कैपिटल से जोड़ा और पेरिस में इंडियन इनोवेशन को ग्लोबल स्केल से जोड़ा। आज दुनिया देख रही है भारत केवल भविष्य के लिए तैयार नहीं हो रहा है, भारत भविष्य को, और ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, भारत भविष्य को आकार दे रहा है। साथियों, एक समय था जब देशों के बीच रिश्ते केवल व्यापार से तय होते थे। आज व्यापार के साथ साथ ट्रस्ट यानी भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है, हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है, हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है। एविया में G7 बैठक के दौरान मैंने ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप बनाने पर जोर दिया। ग्लोबल साउथ के देशों के साथ इक्वल पार्टनर्स के रूप में आगे बढ़ने का आह्वान किया। भारत का G7 समिट में संदेश था, ग्लोबल गवर्नेंस तभी प्रभावी होगी जब वह इंक्लूसिव होगी, ग्लोबल ग्रोथ तभी सस्टेनेबल होगी जब वह शेयर्ड होगी, और ग्लोबल टेक्नोलॉजी तभी मानवता के लिए उपयोगी होगी जब वह ट्रस्टेड होगी। साथियों, भारत और दुनिया के बीच व्यापारिक रिश्तों में नई ऊर्जा नजर आ रही है। फ्रांस के साथ भारत का ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने दुनिया के अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। यूरोपियन यूनियन हो, यूनाइटेड किंगडम हो, दुनिया के हर देश, हर रीजन के साथ भारत समझौते कर रहा है। अगले महीने से भारत और यूके के बीच ट्रेड एग्रीमेंट भी लागू हो जाएगा। यह एग्रीमेंट भारत के फार्मर्स, वर्कर्स और इनोवेटर्स को अनेक नए अवसर प्रदान करेगा। साथियों, आज दुनिया अनसर्टेनिटी और डिसरप्शंस के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और फ्रांस की साझेदारी विश्वास, स्थिरता और सहयोग का एक मजबूत स्तंभ बन रहा है। इस वर्ष हमने भारत और फ्रांस के संबंधों को
स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। नीस में मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो और मैंने हमारे संबंधों को फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बनाने पर चर्चा की। डिफेंस से लेकर स्पेस और न्यूक्लियर तक, एआई और क्रिटिकल मिनरल से लेकर हाई स्पीड रेलवे तक, हर क्षेत्र में हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। साथियों, सोलर एनर्जी हो या एआई के क्षेत्र में सहयोग हो, भारत और फ्रांस मिलकर ऐसे समाधान विकसित कर रहे हैं जो पूरी मानवता के हित में है। पिछले वर्ष पेरिस में और इस वर्ष दिल्ली में हमने एआई समिट को को-चेयर किया। अब हम साथ मिलकर अगले वर्ष तृष्णा सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहे हैं। ये तृष्णा सैटेलाइट जो विश्व में फूड और वाटर सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में योगदान देगा। और साथियों, ये सभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पहलों में आप सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप हैं जो भारत और यूरोप के बीच सबसे मजबूत सेतु है। आप दोनों समाजों को समझते हैं, दोनों बाजारों को समझते हैं। आने वाले समय में टैलेंट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट के नए अवसरों को आगे बढ़ाने में आप सबकी भूमिका लगातार बढ़ने वाली है। साथियों, भारत और फ्रांस के रिश्तों को साझा इतिहास, साझा मूल्यों और साझा विश्वास ने आगे बढ़ाया है। विश्व युद्धों के दौरान फ्रांस की धरती पर बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृतियां आज भी हमें जोड़ती हैं। मुझे पहले नव शापेल में श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला। पिछले वर्ष प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मार्सेई के वॉर मेमोरियल जाने का अवसर भी मिला। ये हमारी साझी विरासत है। फ्रांस भारतीयों के योगदान को संजोता भी है और सराहता भी है। भारतीय मूल की नूर इनायत खान हो, जिन्होंने फ्रांस की रेजिस्टेंस के लिए अपना जीवन बलिदान दिया, या महाराजा रणजीत सिंह के साथ काम करने वाले जनरल जां फ्रांसवा अलार हों, ये सभी भारत और फ्रांस की साझा विरासत के प्रतीक हैं। भारत के राज्य पुडुचेरी में भी फ्रेंच विरासत की झलक दिखाई देती है। वहां का आर्किटेक्चर, वहां की कला संस्कृति और खान पान, सभी में हमारे संबंधों की महक है। साथियों, इस समय फ्रांस समेत पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे की तैयारियां भी चल रही है। इस अवसर पर मैं फ्रांस में योग को आगे बढ़ाने वाले श्रीमान महेश गात्राडयाल जी को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मैं पद्म पुरस्कार से सम्मानित शार्लोट शोपा जी को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने 100 वर्ष की आयु में भी
योग के माध्यम से फ्रांस को भारत की विरासत से जोड़ा है। उनका जीवन ये सिद्ध करता है, योगा डज नॉट एड years to life, it adds life to years. साथियों, मैं फ्रेड नेगरी जी को भी आज आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक याद करता हूं। भारतीय विरासत को संरक्षित करने में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। साथियों, भारत और फ्रांस को कनेक्ट करने वाली एक और चीज है और वो है फुटबॉल। इस वक्त यहां फुटबॉल फीवर पूरे जोर पर है। फ्रांस में इसकी दीवानगी चप्पे चप्पे पर दिखती है, लेकिन भारत में भी फुटबॉल का क्रेज सिर चढ़ करके बोलता है। खासतौर पर फ्रांस की टीम के फैंस भारत में बहुत अधिक है। फ्रांस ने इस वर्ल्ड कप की शुरुआत एक जोरदार जीत से शुरू की है। मैं फ्रांस की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जाने से पहले आप सभी के लिए कुछ और अच्छी खबरें भी मैं लेकर के आया हूं, वो आपके लिए है। पिछले वर्ष मार्सेई में कॉन्सुलेट खोला गया। इससे काफी अधिक सुविधा मिल रही है। कुछ हफ्ते पहले इंडियन नेशनल्स के लिए फ्रेंच एयरपोर्ट्स पर वीजा फ्री ट्रांजिट की व्यवस्था शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी बढ़ाना हो या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की म्यूचुअल रिकॉग्निशन की बात हो या फिर फ्रेंच यूनिवर्सिटी के भारत में कैंपस खोलना हो, इन सभी पर हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अब फ्रांस में यूपीआई के उपयोग का दायरा भी और बढ़ने जा रहा है। यानी भारत फ्रांस कनेक्ट भी इंस्टेंट और आपसी पेमेंट भी इंस्टेंट। साथियों, इन सभी पहलों से हम भारत और फ्रांस को और करीब ला रहे हैं और मैं फिर कहूंगा,